अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। वेलकम टू जागो लाहौर। एक नई सोच, एक नए सुबह, एक नए दिन और एक नए सफर के साथ मैं हूं जनाब आपकी दोस्त और आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। जनाब सुबह के 9:05 का वक्त है। मैं अपना गर्मा गर्म चाय का कप लिए आपके सामने मौजूद हूं। आप भी चाय का कप लें और आ जाए स्क्रीन के सामने, क्योंकि हमारा और आपका साथ पूरे 2 घंटे के लिए रहने वाला है। तो इसमें हमने बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी अहम चीजों पर गुफ्तगू करनी है। कुछ बातें आप हमारे साथ शेयर करेंगे, कुछ बातें हम आप तक पहुंचाएंगे। जनाब अभी जब मैं आ रही थी तो मौसम बहुत ही हसीन था, और आपको पता है कि जब मौसम खुशगवार होता है तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड अच्छा हो जाता है, और यही वजह है कि मैं इतनी एक्टिव नजर आ रही हूं, क्योंकि मेरा आज का मौसम भी और मूड भी बहुत अच्छा है। तो जनाब मौसम का हाल भी जान लेते हैं कि दिन भर आज का मौसम कैसे रहने वाला है। हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदे, उनसे जानते हैं। बताइएगा कैसा मिजाज रहने वाला है आज मौसम का बाहर। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो शहर लाहौर में धुंध के बादल जो हैं वो अब छट गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में नया मगरबी हवाओं का सिलसिला जो है वो दाखिल हो चुका है, जो कि 3 रोज़ तक शहर में क़याम करेगा, और इन 3 दिनों में जो है वो हल्की और कई इलाकों में तेज़ बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 95% जो है वो बताया जा रहा है। कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो आइंदा 3 रोज़ में जो है वो हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, लेकिन धुंध के बादल जो है वो अब नहीं आएंगे और धुंध जो है वो अब छट जाएगी, और शहर का मौसम जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाएगा, और जो सर्दी है उसकी शिद्दत में भी थोड़ी कमी आएगी। और पिछले दिनों में देखा कि धुंध का शहर लाहौर में राज रहा था, और बाज़ इलाकों में जो हद निगाह थी वो 0% तक चली गई थी, लेकिन अब जो है वो धुंध के बादल छट गए हैं और शहर लाहौर में अब नई मगरिबी हवाओं का सिलसिला जो है वो दाखिल हो चुका है। ठीक है जी, बाहर का मौसम खासा खुशगवार भी है और ठंड भी बहुत ज्यादा है। तो ये तो आपने देख लिया कि मौसम का कैसा हाल रहने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े तो मौसम की सूरत हाल तो आपने जान ली है। मौसम तो अच्छा है, लेकिन मोहलिक वायरस की सूरत हाल बहुत खराब होती जा रही है। इसलिए आपने मास्क का इस्तेमाल नहीं छोड़ना, बल्कि मास्क को लिबास का हिस्सा बना लेना है। फैशन का फैशन हो जाएगा और एहतियात की एहतियात हो जाएगी। दिल करीब लाना है, लेकिन समाजी फासले का ख्याल भी रखना है। तो जनाब बात हो रही थी चाय की, तो मैं बताती चलूं कि टी लवर हूं और चाय पीती हूं, और मेरे पास आज टी लवर्स के लिए एक अच्छी न्यूज ये है कि चाय दिमागी अफाल को तेज रखने में भी मदद फराहम करती है। और ये मैं नहीं कह रही, बिल्कुल मैं नहीं कह रही, ये बरतानिया में एक तहकीक हुई है जिसमें ये बात सामने आई है कि न्यूकैसल यूनिवर्सिटी की तहकीक में ये बताया गया है कि ऐसे अफराद जो रोजाना 5 या उससे ज्यादा कप चाय पीने के आदी होते हैं, उनकी तवज्जो मरकूज करने की सलाहियत ज्यादा बेहतर होती है। और जो चाय नोशी के जो शौकीन अफराद दीगर दिमागी अफाल में भी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हैं। और अगर बात की जाए पाकिस्तानियों की, आपको पता है कि आज कल मौसम बहुत ज़्यादा सर्द हो चुका है, सर्दियां हैं जिसमें चाय बहुत ज़्यादा पी जाती है। यहाँ पर नहीं, वर्ल्ड वाइड भी बहुत ज़्यादा पी जाती है, और पाकिस्तानी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा पीते हैं, क्योंकि वो लोग चाय के और ख्वाबों के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। और अगर ये देखा जाए कि हर साल पाकिस्तानी तकरीबन 120 अरब कप चाय पीते हैं, यानी अगर एक फर्द की बात की जाए तो वो सालाना 900 कप चाय पीता है। अगर मैं अपनी बात करूं एक इंडिविजुअल बंदे की, तो मैं एक साल में 900 कप चाय पीती हूँ, जो कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। और अगर इस गिनती से बच्चों और कम उम्र अफराद को निकाल दिया जाए तो आपको अंदाज़ा लगा लें कि एक दिन में एक पाकिस्तानी कितने कप चाय पीता होगा। आज अपनी जो गेस्ट है, फर्स्ट गेस्ट है, उनसे आपको मिलवाती हूँ। जोहा सुहेल है जो माहिर ग़िज़ायात हैं। जोहा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। और मैं भी ठीक ठाक। वेलकम टू माय शो, और पहला एक्सपीरियंस है मेरा, और उम्मीद करती हूँ कि आज हमारा जो वक्त है बहुत अच्छा गुजरेगा। जोहा बहुत ज़्यादा सर्दी है बाहर, और हमें पता है कि सर्दियों में हम गर्म मशरूबात और गर्म ग़िज़ायत की तरफ जाते हैं ज़्यादा। तो बताएं कि लोग इस सर्दी में कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं खाएं, कौन से ऐसे फूड का इस्तेमाल करें
जिससे सर्दी में हमारा दर्जा हरारत बैलेंस हो जाए? मुनीबा बिल्कुल अच्छी बात आपने की, क्योंकि दर्जा हरारत जो है बॉडी का जो टेम्परेचर है सर्दियों में मेंटेन रखना बहुत जरूरी Exactly. है। अगर बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर की तरह गिर जाएगा तो बुखार के सिम्टम्स, नज़ला के सिम्टम्स, डिफरेंट कफ जो है वो लोगों में नजर आते हैं। तो सबसे पहला गोल हमारा ये होना चाहिए कि बॉडी के टेम्परेचर को गिरने नहीं देना। अब उसके लिए किस किस्म की डाइट इस्तेमाल करनी है? सर्दियों में हमारे पास भरपूर ऐसी चीजें मौजूद हैं जो बॉडी के टेम्परेचर को गिरने से रोकती हैं। अगर सबसे पहले मैं सब्जियों की बात करूं तो सब्जियों में हमारे पास ऐसी सब्जियां जो जमीन के नीचे लगती हैं, जिसमें आलू है, शकरकंदी है, गाजर है, मूली है, शलजम है, ये ऐसी सब्जियां जो बॉडी के टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर के साथ गिरने नहीं देती। तो इन सब्जियों का इस्तेमाल अपनी डाइट में सर्दियों में जरूर रखें। अच्छा, अब उसमें क्वेश्चन ये आता है कि हम कुक कैसे करें, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा ऐसे कुकिंग मेथड्स हम फॉलो कर रहे होते हैं जो उसकी ग़िज़ाइयत को खराब कर देते हैं। तो कोशिश ये करें कि ज्यादा पानी में उबालने से इनको परहेज करें, इनको हल्का स्टीम करके आप कंज्यूम करें। बहुत ज्यादा पानी में जब हम सब्जी को बॉईल करते हैं तो उसका सारी जो ग़िज़ाइयत है वो पानी में निकल जाती है। जब हम स्टीम करके पकाते हैं तो उसके अंदर मौजूद रहती है और बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से फायदा भी देती है। अच्छा, सब्जियों के अलावा जब हम दूसरी चीजों की तरफ आते हैं कि गोश्त है, जैसे हमारे पास नट्स हैं अवेलेबल, तो उनमें ऐसे कौन से नट्स को इस्तेमाल करें, कौन सा गोश्त इस्तेमाल करें जो बॉडी के टेम्परेचर को गिरने ना दे। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम पूरा साल नट्स का इस्तेमाल नहीं करते। बादाम, अखरोट हम पूरा साल इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक ठीक बात नहीं है। इसका इस्तेमाल पूरा साल भी आपको करना चाहिए, लेकिन सर्दियों में इसका इस्तेमाल थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि बादाम, अखरोट और मछली ये तीन चीज़ें ऐसी हैं कि जब हम इनको खाते हैं तो हमारी बॉडी में ये थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस करती हैं। जब नेचुरली हम ऐसे फूड्स खाएंगे जो बॉडी में हीट प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद रहते हैं, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल से परहेज करना है। हर चीज का तो ज्यादा इस्तेमाल करेंगे वो आपके लिए नुकसान है। ऐसी है। अब तो सोहा, अब जैसे आपको पता है कि कोरोना हमारे सर पर है, तो ऐसे जब कोरोना की वबा भी चल रही है, तो ऐसे में इस माहौल में कौन सी ग़िज़ाएं ज्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए हमें? ठीक है, उसमें मुनीबा ऐसे आए थे, कोरोना एक वायरस है और एंटीवायरल डाइट जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिकॉशंस तो आप ले रहे हैं, मास्क ले रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रख, लेकिन डाइट का एक बहुत अहम रोल आ जाता है। उसमें सबसे पहले बॉडी के अंदर पानी का स्टेटस मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, और कोशिश ये करें कि थोड़ा सा जो ल्यूकवार्म वाटर है, जो नीम गर्म पानी है, उसका इस्तेमाल रखें। ठंडे पानी से और रूम टेम्परेचर वाले पानी से परहेज करें। सबसे पहले पानी का इस्तेमाल रखें। नंबर 2 पे अदरक का इस्तेमाल। अदरक एक एंटीवायरल प्रॉपर्टी के साथ हमारे पास आती है, तो अगर आप अदरक का कहवा कंज्यूम करते हैं इस सीजन में भी तो आपके लिए वो बहुत मुफीद है। उसमें आप क्वेश्चन ये आता है कि कितना इंच अदरक का टुकड़ा लें या कितना हम लोग उसका इस्तेमाल करें ताकि उससे फायदा भी और ज्यादा नुकसान भी ना जाए। एक दिन में आप 2 इंच अदरक के टुकड़े का जो कहवा है वो आप ले सकते हैं। एक कप सुबह के टाइम ले लें और एक कप आप शाम के टाइम पे ले सकते हैं। 10-11 बजे ले लें और एक कप 4 से 5 बजे के टाइम पर ले लें। तो कोशिश ये करें कि अदरक का इस्तेमाल और पानी का इस्तेमाल जरूर रखें। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है, बहुत से लोग कहते हैं कि सर्दियों में पानी नहीं पिया जाता, बहुत डिहाइड्रेशन हो जाती है, ठंडा पानी होता है, नहीं पिया जाता, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए पानी के ऑल्टरनेटिव्स आप इस्तेमाल कर लें। अगर पानी के फॉर्म में नहीं कंज्यूम कर सकते तो सूप बहुत अच्छी ऑप्शन है सर्दियों के सीजन में, क्योंकि जब सर्दी के मौसम में हम थोड़ा गर्म पानी पीते हैं या गर्म चीजों का इस्तेमाल करते हैं जिनका टेम्परेचर गर्म होता है, मैं वो गर्म ठंडे की तरफ नहीं जा रही, जिनकी तासीर होती है, जिनका टेम्परेचर गर्म होता है, जैसे सूप है, चाय या कॉफी है, इसका इस्तेमाल जब हम इतदाल में करते हैं तो ये बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करती है, खून की सर्कुलेशन को बॉडी में इम्प्रूव करती है। जितना अच्छा आपका खून बॉडी में सर्कुलेट करता है, जितनी अच्छी खून की गर्दिश होती है बॉडी के अंदर, उतनी अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट जो ग़िज़ाई अज्जा हैं जो हम खाने के थ्रू खाते हैं वो डिफरेंट एरियाज में जाते हैं। बहुत से लोगों के सर्दियों में पाँव और हाथ ठंडे रहते हैं। वो क्यों ठंडे रहते हैं कि हमारी जो खुद बहुत ठंडे रहते हैं। बिल्कुल, कुछ लोग कहते हैं जिनके हाथ पाँव ठंडे रहते हैं वो बेवफा होते हैं, ऐसा है? पता नहीं मतलब इस पे डिपेंड करता है, खाने पीने पे भी डिपेंड करता है। खाने पीने पे तो डिपेंड करता है, लेकिन ये बातें जो कल्चर में आती हैं उनको तो हम सुनते हैं, मिथ्स भी होती हैं। उसमें इस तरह से कि सर्दियों में हमारी जो वेसल्स हैं अंदर खून की शरेयानें हैं वो सुकड़ जाती हैं, वो नैरो हो जाती हैं। जब वो नैरो होती है तो खून प्रॉपर्ली इन जगहों पर आ नहीं सकता। जब आप गर्म चीजों का इस्तेमाल करें जैसे चाय, कॉफी या सूप का इस्तेमाल करें तो वो खून की शरेयानों को सुकड़ने से रोकती है। ठीक है, खून प्रॉपर्ली इन एरियाज में आता है और इनको गर्म रखता है, इनको ठंडा होने से रोकता है। तो सबसे पहले कोरोना के टाइम में जहाँ सर्दी भी है, वायरस भी है, तो एंटीवायरल डाइट जिसमें अदरक और जो मैंने गर्म चीजें बताई उनका इस्तेमाल रखें ताकि मौसम से भी बचा जा सके और वायरस से भी बचा जा सके। और जोहा सर्दियाँ भी हैं, कोरोना भी है, और ऊपर से हम लोग, आपको पता है, बहुत ज़्यादा थोड़े मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं बहुत सुस्त भी हूँ, काहली आ जाती है, आपको पता है सर्दियाँ निकलने का बिल्कुल दिल नहीं करता। फास्ट फूड हम लोग खाते हैं जिसकी वजह से हमारा मोटापा एक बहुत ज्यादा
एक कह लें प्रॉब्लम बनता जा रहा है, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम? अच्छा, मोटापा कंट्रोल करना एक टोटल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ आ जाता है कि आपको अपना वक्त, अपने खाने पीने की क्वांटिटी, पोर्शन कितना इस्तेमाल करें, दोनों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। उसमें बहुत से पेशेंट्स आते हैं कि हम वेट गेन की तरफ आ गया, हमें कोई ऐसी दवाई दे दें जिसको खा के वजन 2 दिन में कम हो जाए। तो वजन कम करना या वजन बढ़ाना, ये कोई भी बीमारी जो है वो एक गोली के थ्रू नहीं होती या 2 गोलियां आप खा लेंगे तो ठीक नहीं होगी। आपका पूरा लाइफस्टाइल जो है उसके लिए बदलना बहुत जरूरी है। अब जिस तरह सर्दियां हैं, जंक फूड का इस्तेमाल इस मौसम में थोड़ा कम कर दें, सर्दियों की जो सौगात है उसका इस्तेमाल करें। एग्जैक्टली जो सर्दियों की चीज़, अब उसमें सबसे पहले मैं इस तरह से कहती हूँ कि सर्दियों में मकई कितनी अवेलेबल है हमारे पास, बिल्कुल, सिंघाड़े हमारे पास कितने अवेलेबल है, शकरकंदी हमारे पास कितनी अवेलेबल है। तो ये 3 चीजें, बाकी इनके फवाइद भी बहुत ज्यादा हैं। इनके फवाइद भी बहुत ज्यादा हैं और बाकी समर्स में हमारे पास अवेलेबल भी नहीं होती। तो सर्दियों में जब ये सौगात हमारे पास आई है तो इसका इस्तेमाल रखें। जंक फूड को आप अवॉइड कर दें। तो उसमें टोटली डिपेंड करता है कि जो इंडिविजुअल है, जो पर्सन है जिसका वजन बढ़ रहा है, जिसको कोई भी दीगर हेल्थ रिलेटेड इशू है, वो अपने आप को कहाँ देखता है। अगर वो इस बात को समझता है कि मुझे ये चीज़ें छोड़ के जो मौसम में कुदरती चीज़ें उनका इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए बेशबहा चीज़ें अवेलेबल हैं। देखो ना जोहा, आजकल फिश बहुत इन है, सर्दियों में फिश खाई जाती है, उसकी कितनी ग़िज़ाइयत है? अच्छा मुनीबा, उसमें इस तरह से कि फिश वैसे तो मैंने जैसे बताया कि सारा साल भी आप ले सकते हैं, जिसका सीजन है स्पेसिफिक। अच्छा, मतलब खा सकते हैं गर्मी में भी आप स्पेसिफिक उसका जैसे ब्रीडिंग एक टाइम होता है उसमें हम उसको नहीं कंज्यूम करते, लेकिन बहुत से लोग गर्मी में फिश नहीं खाते कि ये गर्म है, इसको नहीं खाना। लोग गर्म ठंडे की तासीर पाकिस्तान में बहुत फॉलो कर रहे होते हैं। इस तासीर को फॉलो नहीं करना चाहिए, ये मेडिकल साइंस में कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ वो चीज़ जो बॉडी में जाकर हीट प्रोड्यूस करती है वो हमारे लिए सर्दियों में बेहतर होती है। जिस तरह फिश जो है वो बॉडी में हीट प्रोड्यूस करती है खाने के बाद, लेकिन क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप एक वक्त में बहुत ज़्यादा 1 किलो फिश खा लेते हैं तो वो आपके लिए सर्दियों में नुकसानदेह है। कोशिश ये करें कि एक हेल्दी इंडिविजुअल जो है वो अपने हथेली की साइज जितनी फिश कंज्यूम कर सकता है, जो आपका पाम साइज आ जाता है। और अगर किसी इंडिविजुअल को कोई बीमारी है, जैसे यूरिक एसिड का किसी को इशू है, तो उसकी क्वांटिटी पर हम लोग कम कर देते हैं। लेकिन एक हेल्दी इंडिविजुअल एक वक्त में 3 आउंस फिश जो है हथेली के साइज जितना वो ले सकता है। लेकिन फिश के अंदर भी कुकिंग मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बारबेक्यू कर लेते हैं, चारकोल कर लेते हैं, ये चीज़ें ठीक नहीं है, क्योंकि जब आप फिश को बारबेक्यू करते हैं तो उसका जो कोयला और फिश के अंदर जो फैट है वो मिक्स होकर कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जोहा, मजीद भी आपसे ही जानेंगे पर उनसे जानते हैं कि जो सर्दियों में ग़िज़ाएं हैं, और आप फिश की बात कर रहे थे, हम फिश बहुत से लोग हैं जो ग्रिल करके खाते हैं, बहुत से लोग हैं जो फ्राई करके खाते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सी अच्छी है जो खाई जा सकती है? ठीक है, अच्छा खाने के बारे में जब बात करते हैं तो लाहौरी ज़्यादा डीप फ्राइड चीज़ों की तरफ जाते हैं, बारबेक्यू की तरफ जाते हैं। ये दोनों चीज़ें सेहत के लिए अच्छी नहीं है, इनका कंजम्पशन रोक देनी चाहिए। क्योंकि जैसे हम बता रहे थे कि बारबेक्यू जब हम किसी चीज़ को करते हैं तो वो कैंसर कॉजिंग चीज़ों में कन्वर्ट हो जाती है, कैंसर की बीमारी आ सकती है उसको खाने के बाद। अच्छा, बेहतर ये है कि फ़िश को आप हल्के से या तो स्टर फ्राई करें, बहुत थोड़े ऑयल में आप उसको सिंपल बना लें, या आप बेक कर लें उसको, या इवन बहुत से लोग तो सालन कंज्यूम करते हैं तो उसको भी कोई इसमें मसला नहीं, आप उसको ले सकते हैं। तो बेहतर ये 3 चीज़ें हैं। अगर आप फ्राई करना चाहें तो स्टर फ्राई करें बहुत थोड़े ऑयल में, वरना आप उसको सालन में कंज्यूम कर लें, लेकिन उसको डीप फ्राइड या उसकी तरफ एक और वीडियो वायरल हो गई है जो हमने देखनी है, मैं और आप भी देखते हैं, और जनाब आप भी देखिए, MHR की वीडियो एक वायरल हो गई है सोशल मीडिया पर, आइए देखते हैं। ठीक है, मैं ठीक हूँ। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे कि ये साल हमारे लिए बहुत सारी खुशियाँ लाए। जनाब आप देख रहे थे कि छोटे छोटे बच्चे गोलू मोलू से और बातें कर रहे थे, बहुत ही अच्छी वीडियो थी। और दोबारा जोहा की जानिब जाते हैं। जोहा, कोलेस्ट्रॉल और फिटनेस जो है उसका लेवल कैसे बरकरार रख सकते हैं इस मौसम में? कोलेस्ट्रॉल और फिटनेस का बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम लोग इस मौसम में ये सारे जो हमारे खाने जिसमें हलवा जात अवेलेबल है, मुरब्बे अवेलेबल है, ये लोग खाना शुरू कर देते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर गर्म रहेगा, इनकी तासीर गर्म है, जो उनका कंसेप्ट है, तो हम इनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जबकि गर्मियों में इसका इस्तेमाल नहीं करते, सर्दियों में बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अच्छा, उसमें इस तरह से है कि इनका इस्तेमाल ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आपने नहीं करना, बहुत क्वान्टिटी कंट्रोल करके करना है। जिस तरह से बहुत से लोग अगर अखरोट या मछली का इस्तेमाल बहुत हेवी अमाउंट में करें तो वो भी उनके लिए ठीक नहीं है। अब क्वांटिटी और पोर्शन कंट्रोल कैसे करना ये एक इंपॉर्टेंट बात है। मैं हरगिज़ ये नहीं कहती कि आप हलवा जात ना खाएं, आप ये चीज़ें छोड़ दें खानी, लेकिन अगर आप मतलब ठीक है आप ग़िज़ाएं खाएं जो सर्दियों की सौगात है, लेकिन उसको कंट्रोल क्वांटिटी में खाएं, ज़्यादा ना खाएं। हमने जिंदा रहना है, खाने के लिए नहीं रहना, हमने जिंदगी गुजारने के लिए रहना है।
तो जोहा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों से आगाह किया है और बहुत सारी मेरे ख्याल से इन्फॉर्मेशन आप तक भी पहुंची है और मैंने भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जोहा से कलेक्ट की है और बहुत सी चीज़ें और भी हमने डिस्कस करनी है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। मेरी तो गर्मा गर्म चाय वापस आ चुकी है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सामने मौजूद होंगे, कोई नाश्ता कर रहा होगा, कोई चाय पी रहा होगा। और आज जो अभी हमने डिस्कस करना है जिस इशू पर, वो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मुझे एक चीज़ समझ ये नहीं आती कि बहसीत कौम हमारे रवैयों को क्या होता जा रहा है। हम क्यों छोटी छोटी बातों पर हाइपर हो जाते हैं, दूसरों को अपनी बात कहने का क्यों मौका नहीं देते यार, क्यों हक नहीं देते हम, मुझे नहीं ये समझ आती। हमें तो सिखाया जाता था कि हमारे समाजी रवैये हों और जो दूसरों के साथ हमारा बर्ताव दरअसल हमारी परवरिश की अक्कासी करता है। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि आप अच्छा करोगे तो लोग आपके साथ अच्छा करेंगे, आपका रवैया अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आपको उसका जो रिप्लाई या उसका रिएक्शन है वो भी अच्छा मिलेगा। इसलिए कि पहले सोचो फिर समझो, और एक मुहावरा बोला जाता था कि पहले तोलो और फिर बोलो के असूल पर अमल करो। बचपन में हमें समझ नहीं आती थी कि हमारे बड़े हमें ये क्यों बोलते हैं कि पहले तोलो और फिर बोलो। अब समझ आती है। अब जैसे जैसे बढ़ते गए और लोगों की तलखियां हमारी तरफ आती गई, हम उनको समझने में होते गए, उनको समझा हम लोगों ने, जब उनके रवैयों को, उनके एटीट्यूड को, किस तरह वो हमसे बात करते हैं, किस तरह वो अपनी चीज़ों को लेकर चलते हैं, तो हमें पता चला कि ये मुहावरे का क्या मीनिंग है। क्योंकि बर्दाश्त और रवादारी ऐसी सफ़ात हैं जिनकी मौजूदगी मजबूत अक़वाम की तश्कील में बुनियाद का किरदार अदा करती है। हमारे मज़हब इस्लाम में भी बर्दाश्त, तहम्मुल, रवादारी, सुलह रहमी और गफूर दरगुजर जैसे मामलात की ताकीद की गई है कि भाई अगर कोई आपसे सॉरी कर रहा है तो आप उसका सॉरी एक्सेप्ट कर लो, ना कि आप उसको आगे से ऊंची आवाज में बोलो, उसको आप बिल्कुल ऐसे पीछे कर दो जैसे यार पता नहीं उसने सॉरी नहीं बोला, उसने क्या बोल दिया आपको। हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं रहा। इसी पर बात करने के लिए हमने आज अपनी गेस्ट बुलाई हैं सहर चावला, और डॉक्टर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और वो इस सारे मसले के बारे में, क्योंकि हम आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं लेकिन उसके अंदर कितनी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं, उसका रिजल्ट किस तरह, सॉल्यूशन किस तरह निकाल सकते हैं, वो हमें वो बताएंगी। और चलते हैं उनकी तरफ। सहर चावला, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। सुबह सुबह हमने आपको तंग किया है, लेकिन आज का टॉपिक बहुत अच्छा था और हमने सोचा कि आपको तंग करें और आपसे जानें कि इस जो रवैया है हमारा, माशरती रवैया बहुत चेंज हो चुका है, नफ्सा नफ्सी बहुत बढ़ गई है। कोई हमसे बात करता है और हम हाइपर हो जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सुकून, जितना जिसका ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। पहले तो मुझे लग रहा था कि मुझे जागने के लिए थोड़ी सी कॉफ़ी की ज़रूरत है, लेकिन माशाल्लाह टॉपिक ने इतना वजन है कि कॉफ़ी का हिट टॉपिक नहीं दे दिया है। अपनी बात को थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, दरिया को मैंने कूजे में बंद करने की कोशिश की है कि जब इंसान का ज़र्फ ज़्यादा होता है तो उसकी चीज़ों को जज़ब करने की, उसको एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। जब भी आर्ग्यूमेंट अराइज होती है, जब भी बहस अराइज होती है, तो इस पूरी सिचुएशन के दो हिस्से, दो कंपोनेंट होते हैं, एक बात करने वाला और एक बात सुनने वाला। जब दोनों ही तरफ कम ज़र्फी होती है तब चीजें इग्नाइट होती हैं, तब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। इन सब चीजों की जड़ अगर आप देखें ना, तो एक जगह पर लैक ऑफ इंटेलिजेंस भी है। अब अक्सर लोग सोचेंगे कि मैं इस बात को लैक ऑफ इंटेलिजेंस क्यों कह रही हूँ। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट से अनअवेयर है। हमारे यहाँ पे इंटेलिजेंस को बड़े ही गलत और बड़े ही रोबोटिक और टेक्निकल क्राइटेरिया से नापा जाता है। मैं लोगों को हमेशा, मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, मैं इस बात की तबलीग करती हूँ कि कंपैशन, हमदर्दी इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। जिसमें जितना ज्यादा एहसास से हमदर्दी है, जो जितना ज्यादा इस चीज को समझता है कि अगर मैं उसकी जगह पर होता मैं कैसा महसूस करता, वो उस कदर ही ज़हीन और उस कदर ही इन द लॉन्गर रन कामयाब इंसान भी होता है। ठीक है सहर, आपने जैसे बताया कि बहुत ज्यादा तलखियां बढ़ गई हैं, हम लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ना शुरू कर देते हैं। हम ये नहीं देखते कि अगले की गलती है या नहीं है, हम अपनी आवाज बुलंद कर लेते हैं। ये क्यों हो रहा है? इनकी क्या वजूहात है?
हमारे अंदर रिश्तों की कदरें, रिश्तों की अहमियत, चाहे वो आपके सोशल रिलेशंस हो, प्रोफेशनल रिलेशंस हो या पर्सनल रिलेशंस हो, इसकी समझ बूझ कम हो गई है। आपका ज़ब्त कब बढ़ता है? वो कहते हैं ना कि ज़ब्त का पैमाना लबरेज होना आसान क्यों हो गया है? क्योंकि आपने सामने वाले रिश्ते को, सामने वाले शख्स को और अपने आप को भी अहमियत देना छोड़ दी है। और ये सारी चीजें जो है ना, ये एकदम से डेवलप नहीं हुई। ये जो डैमेज है, ये जो नुकसान है, ये ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स हुआ है। और वो जैसे कोई होता है ना कि जैसे जिस्म में कोई बीमारी पलती है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे लिए मिसाल देना थोड़ा आसान है, और जब वो बीमारी पलते पलते बहुत अरसा हो जाता है, जिसको आप कहते हैं डिजीज क्रॉनिक हो गया, तब वो एकदम से जाहिर होती है, तब वो एकदम से खुद को मैनिफेस्ट करती है। तो ये जो समाजी बीमारियां हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी हैं और अब वो अपने आप को एकदम से जाहिर कर रही हैं और बहुत बड़े पैमाने पे जाहिर कर रही हैं। लेकिन अभी भी उम्मीद की किरण है, अभी भी रे ऑफ होप है कि हमारे बीच वो लोग मौजूद हैं जो कि इस डिजीज को डायग्नोज कर रहे हैं, इन बीमारियों को पहचान रहे हैं, इनके साइंस और सिम्टम्स देख रहे हैं, और अब हम इसको ट्रीट करना चाहते हैं और इसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है अगर एक इंडिविजुअल भी, एक इंसान भी अपने लेवल पर भी अपनी पर्सनैलिटी की खामियां ठीक करके अपनी इस्लाह शुरू कर दे। तो आप नहीं जानते, जो अच्छाई होती है ना, उसमें एक बड़ी खूबसूरत खूबी होती है, उसमें रिपल इफेक्ट होता है। एक पॉजिटिव एनर्जी में, पॉजिटिव थॉट में और पॉजिटिव एक्शन में रिपल इफेक्ट होता है, वो खुद को फैला देता है। आप जिस पर ये इम्पार्ट करते हैं वो अच्छाई आगे अगले बंदे पर इम्पार्ट जरूर करता है, वो अपनी तबलीग खुद ही करती जाती है। तो अपने लेवल पर हमें चाहिए कि हम अपनी दुरुस्तगी शुरू करें और इसको। तो हमारे आसपास जो लोग होते हैं, मतलब अगर मेरा रवैया ठीक नहीं है, अगर मैं अपनी मिसाल देती हूँ, अगर मेरा किसी के साथ रवैया ठीक नहीं है, लेकिन मेरे आसपास के जो लोग हैं वो क्या एक जो रोल है वो कर सकते हैं, उसमें अदा कर सकते हैं अपने रवैये तब्दील करके, या उस बंदे को समझाकर, किस तरह? अच्छा, ये भी देखने की, ये भी अगेन मुनीबा इंटेलिजेंस इसके लिए भी बड़ी हाई होनी चाहिए आपको, ये सेंस करने के लिए, जज करने के लिए कि जो अगला बंदा है इस वक्त वो रिसेप्टिव फेज में है या नहीं, यानी इस वक्त वो वेंट करने की पोजीशन में है या वो इस वक्त मेरी बात एब्जॉर्ब करने की पोजीशन में है। अब यहाँ पर जो सामने वाले लोग हैं उनका क्या रवैया होना चाहिए अगर वो एक बंदे को देखते हैं कि जो जरूरत से ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा है, हाइपर कर रहा है, या फिर कह लें कि बदतमीजी की तरफ भी आ रहा है। अब उन बंदों का रिएक्शन डिफरेंट होता है डिपेंडिंग कि क्या वो आपकी प्रोफेशनल स्पेस में है तो उनके लिए मशवरा अलग होगा, क्या वो आपकी पर्सनल स्पेस में है तो उनके लिए मशवरा अलग होगा। अच्छा, एक और मैं बड़े मजे की बात बताऊं, कुछ लोग जो हैं, मुझे थोड़ा सा अजीब ताजुब होता है कि वो अपना गुस्सा उन जगहों पे निकाल लेते हैं जहां पर उन्हें पता है कि वो निकालना अफोर्ड कर सकते हैं, यानी अगले वाले बंदे के पास बीवी शौहर पर, शौहर बीवी पर, कि इसके पास तो रास्ता ही नहीं है, माँ बाप बच्चों पर, बच्चे माँ बाप पर, बहन भाई मेरे पास निकाल भी लेगा। मुझे ये समझ नहीं आती कि तब आपका जो बेकाबू होना है, वो आपकी बेकाबू होने की सलाहियत कहाँ जाती है जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं जब आपके सामने आपसे बड़ा प्रोफेशनल या सोशली बाइकदार बंदा खड़ा होता है, तब भी तो आप अपने ऊपर काबू करते ही हैं ना। तो अगर आप अपने पर्सनल रिश्तों को भी इतनी इज्जत दे कि आप समझे कि ये एक बाइक़्तिदार इंसान है, इसका जिंदगी में मेरी जिंदगी में इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है, तो तब भी आप अपने ऊपर कंट्रोल करना सीख सकते हैं। और सामने वाले लोगों को भी चाहिए कि अगर ये पर्सनल रिलेशनशिप में, क्योंकि आप बात करी थी, उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए एडवाइस है कि लेट द अदर पर्सन वेंट आउट। ये नहीं कि उसका वेंट आउट जो है वो थप्पड़ों और लातों घूसों पे आ गया, वो नहीं, देन इट इज अ क्राइम। और इवन कि अगर वो फिजिकल अब्यूज भी करे देन इट इज अ क्राइम, एज लॉन्ग एज वो एक हद में है। लेट द अदर पर्सन वेंट आउट और एक खास मौके का इंतजार करें जिसके बाद आप उस बंदे को बैठ के समझा सकें, क्योंकि कुछ लोगों का गुस्सा एक्चुअली नीड्स प्रोफेशनल हेल्प। कुछ लोगों के मूड स्विंग्स, एक्चुअली एंगर इश्यूज इज एन इशू। इट इज हाई टाइम दैट पीपल शुड रियलाइज कि एंगर इशू इट इज अ मेंटल डिसऑर्डर, इट इज एन इशू, और उसकी आपको काउंसलिंग की जरूरत है। और एक बार अगर बंदा जिसके साथ इश्यूज हैं वो खुद रियलाइज कर जाए ना, ये बेस्ट बात होती है अगर आप उसको रियलाइजेशन के पॉइंट पे ले आए, क्योंकि फिर हर बार जब उसको गुस्सा आएगा दैट पर्सन कैन रिकॉग्नाइज, ओह मैं यहाँ पर ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ पर ऊपर जा रहा हूँ, और देन यू नो वी कैन हैव अ कंट्रोल। लेकिन सहर, पता है आपको, हम जब गुस्से में आते हैं या हमारा रवैया तब्दील होता है, हम झगड़ा करते हैं, हम बेहिस हो जाते हैं, हम नहीं देखते आगे वाला हमारा बुजुर्ग है, छोटा बच्चा है, किस तरह की कौन सी एज का बंदा खड़ा हुआ है। तो ये क्यों बेहिसी क्यों आ जाती है हमारे अंदर अगर हम गुस्से में होते हैं तो? अच्छा, मैं इसको बेहिसी से ज्यादा बदतमीजी कहूंगी। अगर आप उम्र का लिहाज भूल जाते हैं, आप बुजुर्ग, यानी बुजुर्ग में आपको पता है कि कौन से रिश्ते आते हैं, होते हैं बिल्कुल, और आपके बच्चे भी इज्जत रिस्पेक्ट जो है वो डिजर्व करते हैं, ठीक है। तो फिर तो मैं कहूंगी कि यहाँ पर आपके बेसिक ग्रूमिंग इश्यूज है, और ये बदतमीजी आपकी, ये बेहिसी नहीं है। बेहिसी तो कोई और कैटेगरी हो गई ना, वो किसी और, बहुत सारे लोग बदतमीज हुए बगैर भी बेहिस हो सकते हैं, लेकिन ये आपके पास सोल बदतमीजी। बेहिस वो लोग भी होते हैं जो आपसे राब्ता नहीं रखते हैं, वो ज्यादा बड़े बेहिस होते हैं। बदतमीज फिर भी थोड़े से कम बेहिस होते हैं, ये मैं बता दूं, क्योंकि वो अपना
आप तक किसी ना किसी तरह वो अपना मैसेज कन्वे Convey कर रहे होते हैं। exactly. ऐसे लोगों को आपके साथ वो कहते हैं ना कि रूट इश्यूज से ज्यादा उनके बिहेवियर इश्यूज को, बेहिस जो लोग होते हैं उनके रूट इश्यूज को ट्रीट करने की जरूरत होती है, क्योंकि नॉर्मली उन लोगों का बिहेवियर बड़ा नॉर्मल और देखने में बड़ा काम और माइल्ड होता है। और जो ऐसे लोग होते हैं उनके नॉर्मली आपको बिहेवियरल काउंसलिंग की जरूरत होती है, तमीज सिखाने की जरूरत होती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सहर आपका कि आपने आज हमें टाइम दिया, और मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा कि अपने रिलेशंस को और अपने रवैये को किस तरह हम बैलेंसिंग के साथ लेकर चल सकते हैं। और आज के शो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, इस सेगमेंट से बहुत कुछ सीखा होगा मुझे उम्मीद है, और बाकी भी हमने बहुत सी चीजें आपके साथ डिस्कस करनी है। आगे बढ़े और आपको बताते हैं कि किताब हमारी बेहतरीन दोस्त और उस्ताद है, सब कहते हैं हमें, लेकिन स्मार्टफोन्स के इस दौर में किताब से हमारा रिश्ता टूट गया है। इसी टूटे हुए रिश्ते को हमने जोड़ने की कोशिश की है अपने इस नए सेगमेंट बुक रिव्यू में, और मेरे पास बुक्स भी मौजूद हैं। ये बुक्स हैं मेरे पास जिसपे हमने आज बुक रिव्यू करना है, जिसमें हमने आपको रोजाना की बुनियाद पर कुछ म्यारी किताबों से तारुफ भी करवाना है। और हमारी आज की किताब है मेरे पसंदीदा राइटर शफीकुर रहमान साहब की, जिनका नाम है हमाकतें और मजीद हमाकतें। ये वो किताबें हैं जो मैंने पढ़ी भी हैं। इन किताबों में लिखा क्या है वो हम आपको बताएंगे कि पढ़ते जाएं, मुस्कुराते जाएं, एक नई और एक खूबसूरत जहां की सैर करते हैं। इन किताबों में शफीकुर रहमान साहब हमें सैर करवाते हैं, और क्या खूबसूरती से उन्होंने ये किताबें लिखी हैं। उन्होंने अपनी तहरीरों में हल्के फुल्के मजाक के साथ जिंदगी के बड़े बड़े फलसफे समझा दिए हमें। मतलब अगर कहते हैं ना कि अगर एक बच्चे को आपने डांट कर अगर कुछ समझाया है वो नहीं समझेगा, अगर आप उसको हंसी खुशी और प्यार से अगर उसको समझा देंगे तो उसको वो चीज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो इन किताबों में भी रूफी, हुकूमत आपा और शैतान जैसे किरदार बहुत मकबूल हुए हैं। आसान जुबान में अगर गहरी बात कहना और पढ़ने वाले को आखिरी वक्त तक अपने साथ बांधे रखना शफीकुर रहमान साहब की खासियत है। आपको ये बताएं कि शफीकुर रहमान साहब डॉक्टर भी थे, फौजी भी और मज़ाह निगार भी हैं। अगर आपको भी अपनी ज़िंदगी में उम्मीदें, खुशियाँ, मुस्कुराहटें और मोहब्बत की तलाश है तो ये दोनों किताबें ज़रूर पढ़ें और हमें दुआएं दीजिएगा। तो शफीकुर रहमान साहब की मज़ीद भी कई किताबें मौजूद हैं हमारे पास, जिनको हम वक्फे वक्फे से अपने प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए और उससे आपको क्या अहज़ होगा, आप उससे क्या सीख सकते हैं, वो भी आपको बताते जाएंगे। जनाब, आज के दिन की माजी में क्या अहमियत रही है तो आपको बताते चलें कि 4 जनवरी 1950 को, यानी ठीक 71 साल पहले, पाकिस्तान ने चीन को तस्लीम किया था और यहाँ से हिमालय से बुलंद और समंदरों से गहरी पाक चीन तारीखी दोस्ती का आगाज हुआ था। पाकिस्तान चीन को तस्लीम करने वाला इस्लामी दुनिया का पहला और वाहिद मुल्क था। ताहम दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात 31 मई 1951 में कायम हुए। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में नुमाया गर्मजोशी 1962 की चीन भारत सरहदी जंग के बाद पैदा हुई। 1965 की पाक भारत जंग के दौरान भी चीन ने पाकिस्तान को काफी मदद फराहम की है, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान फौजी और इक्तसादी राबतों में मजीद शिद्दत आई है। कराक्रम हाईवे हो या सी-पैक मंसूबा हो, पाक चीन पार्टनरशिप हो या पाकिस्तान के इस्तेहकाम की जमानत हो, और हित्ते में हमारे हकूक का मुहाफिज भी। जनाब, पाकिस्तान को तवानाई के बहरान से निकालना हो या JF-17 थंडर तैयारे के जरिए दिफा को मजबूत करने की कोशिश हो, चीन हमारा एक ऐसा आजमाया हुआ दोस्त है जिसकी दोस्ती पर हमें जा बजा फख्र है। तो हमने इस दोस्ती को सलामत रखना है, इसके साथ चलना है, क्योंकि दोस्ती कायम रहेगी तो हमारा रिश्ता कायम रहता है। ऐसी दोस्ती को हमने छोड़ना नहीं है। वेलकम बैक जनाब, और अब जो हमने बात करनी है वो सबका मसला है। मेरा मसला, आपका मसला, मेरे जैसे बहुत से लोगों का मसला। और वो मसला ये है कि महंगाई बहुत ज्यादा होती जा रही है, और आज जो मोटरसाइकिल जो एक अहम सवारी समझी जाती है, जो आमदरफ्त की सस्ती और
तेज रफ्तार सहूलत फराहम करती है वो भी आज महंगी हो गई है। सस्ती सवारी भी अब सस्ती नहीं रही। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि यूं कहा जाता है कि मोटरसाइकिल की कीमत को पर लग गए हैं, और लग गए हैं, बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। और मैं वो यूज नहीं करती, लेकिन मेरे आसपास जो लोग यूज करते हैं वो बता रहे हैं कि कीमतें बढ़ गई हैं, और मैं भी आपको बता रही हूँ कीमतें बढ़ गई हैं। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ लाहौर शहर की सड़कों पर 42 लाख से जायद की मोटरसाइकिलें दौड़ रही हैं, जिनकी तादाद में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है जनाब। लेकिन मोटरसाइकिलों की तादाद में ये इजाफा रुकने को नहीं है। मोटरसाइकिल जैसे अवामी सवारी कहा जाता है, अब वो अवामी नहीं रही, वो मतवसत तबके की पहुंच से दूर होती जा रही है। नौजवानों की फेवरेट मोटरसाइकिल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है, और ये इजाफा क्यों किया गया है, किस वजूहात की बिना पर किया गया है, इस पे हमने आज बात करनी है। और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे आज के गेस्ट, तनवीर अहमद शेख साहब हैं और मेंबर पाकिस्तान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है। सर, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे आप सर? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने यहाँ पर बुलाया, और जिस इशू के ऊपर आप बात करना चाह रही हैं इसमें जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत डिफरेंट हैं, जिसका बेसिकली अभी आम पब्लिक को तो उसका आइडिया नहीं है। लेकिन चूँकि आज आपने इसके ऊपर ही मुझे मदऊ किया है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस मैटर के ऊपर ज़रा ब्रीफली बता सकूं कि ये महंगाई जो क्यों हो रही है और इसकी क्या इसके अवामिल हैं। सर, क्यों बढ़ी हैं इनकी कीमतें, क्यों बढ़ती हैं, किस तरह तयन किया जाता है इनकी कीमतों का? एक्चुअली इसमें ये है कि सबसे पहले तो एक मिसकंसेप्शन सी क्रिएट हो गई है कि अभी फौरी तौर पर हमें ये कहा जा रहा है कि डॉलर तो जो है वो सस्ता हो गया है और जो है मोटरसाइकिल और ये महंगी होती जा रही हैं। एक्चुअली इसके पीछे अवामिल ये हैं कि इस वक्त रॉ मटेरियल की पूरे वर्ल्ड में बहुत शॉर्टेज है। जैसे मोटरसाइकिल को तैयार करने के लिए 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी कॉमन होती हैं, जैसे स्टील है। तो स्टील जो है पहले जो है उसकी प्राइसेस पाकिस्तान में 130 रुपीज़ पर केजी थी, जो कि अब बढ़कर 185 रुपीज़ केजी हो गई हैं। एक मोटरसाइकिल जो है वो अराउंड को 82 to 85 जो है केजी की होती है। तो उसमें अगर आप कैलकुलेट करेंगी तो इसका डिफरेंस आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। इसके साथ साथ जो है दूसरी आइटम जो होती है जो बहुत कॉमन यूज़ होती है वो एल्युमिनियम होता है। एल्युमिनियम का भी ये इस वक्त हाल है कि 225 रुपये किलो वाला जो एल्युमिनियम है वो इस वक्त 350 रुपये तक पहुंच चुका हुआ है, और बेशुमार आइटम जो है उसके साथ बनती हैं। तो बेसिकली तो इशू यही है कि वर्ल्ड वाइज जो आपका रॉ मटेरियल है उसकी महंगाई होने की वजह से एक तो फौरी। अभी आप मेंबर भी हैं ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के, तो कितनी कीमतें बढ़ी हैं, कितनी फीसद कीमतें बढ़ी हैं, और टैक्सेस कितने बढ़े हैं? एक्चुअली टैक्सेस में तो मैं टू बी ऑनेस्टली इतना ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वो तो एक सेम सिनेरियो के साथ ही चल रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो आया वो बेसिकली जो है वो आप, क्योंकि हमारे पास 2 सेगमेंट है जी। एक जो है वो जापानीज सेगमेंट है जिसमें मोटरसाइकिल्स आती हैं, एक इसमें चाइनीज है। अभी भी आप देखें चाइनीज और जापानीज का जो प्राइस का डिफरेंस है वो अराउंड 30,000 रुपए का है। अच्छा। चाइनीज मोटरसाइकिल अराउंड को 50,000 रुपीज की होती है और जापानीज का अराउंड को 79,000 या 80,000 की होती है। और इनमें डिफरेंस क्या है सर? इसमें क्वालिटी का तक कोई खास डिफरेंस नहीं होता, बस एक ब्रांड कॉन्शियस की वजह से या पुराना ब्रांडिंग की वजह से कोई थोड़ा डिफरेंस आता है, लेकिन क्वालिटी वाइज कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि हम चाइनीज़ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल के तहत ही चलते हैं, और उनके और जापानीज़ के स्टैंडर्ड्स बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, तो अभी कितनी फीसद जो है वो कीमतें बढ़ी हैं? मतलब अगर एक 1 to 5 कितने की थी पहली और अब कितने की हो गई है? एक्चुअली 1 to 5 जो पहले थी उसमें अगर आप ये देखा जाए तो जापानीज सेक्टर में थोड़े से प्राइसेस बढ़े हैं, लेकिन चाइनीज़ को अगर उससे कंपेयर करेंगे तो उसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। हार्डली उसमें जो है अगर आप उसके डिफरेंस के डॉलर के लिहाज से उसका डिफरेंस देखेंगे तो वो बहुत कम बनता है। ठीक है, आपका ताल्लुक भी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग से ही है, फर्म से है, लेकिन अब कीमतों में मुसलसल जो इजाफा हो रहा है, आपको पता है कि ऑलरेडी लोग बेरोजगार हैं, वबा चल रही है कोरोना की, और उसमें इस तरह की कीमतें बढ़ रही हैं, कितना असर हो रहा है? लोग खरीदो फरोख्त में लोग आ रहे हैं, ले रहे हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो एक बहुत गॉड गिफ्टेड है कि पाकिस्तान की जो मोटरसाइकिल की जो मार्केट है वो हर साल ग्रो कर रही है। तकरीबन अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख मोटरसाइकिल सालाना जो है वो पाकिस्तान में बिकती हैं। ठीक है जी हाँ, तो इसमें ये चूँकि अब लोगों के पास और कोई सवारी के लिए दूसरा ऑप्शन भी कम होता है और सस्ती ऑप्शन होती है, तो हर कोई प्रेफर करता है कि हम मोटरसाइकिल्स लें। और पिछले 3-4 महीनों में जबकि आप देख रहे हैं कि हमारे पीएम साहब भी और सारे और पूरे डिपार्टमेंट जो है इस वक्त सब यही हाईलाइट कर रहे हैं कि मोटरसाइकिल की सेल्स बहुत बढ़ गई हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा सा सर्कमस्टांसेस उसके ये भी आप देखें ये हैं
कि आप देखें कोविड के बाद मार्केट खुली और बिजनेस एक्टिविटीज को इजाफा हुआ, तो अल्टीमेटली ये एक होना था, ये कॉमन चीज थी, इसमें कोई डिफरेंट नहीं था। सिर्फ इसमें इशू ये आया है कि चूंकि बाहर के मुल्कों में इसकी वजह से डॉलर जो कम हुआ है, उस एक इसमें आपको इजाफा करता चलूं, बेसिकली डॉलर हमारे यहाँ पाकिस्तान में जरूर कम हुआ, लेकिन इसका इम्पैक्ट, मैंने सुना है सर हाइब्रिड मोटरसाइकिलें भी आ रही हैं, इलेक्ट्रिक जी मोटरसाइकिलें मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ, लेकिन इसमें आपको मैं थोड़ा सा क्लियर करता जाऊं कि डॉलर का जो इम्पैक्ट है वो अभी 90 डेज के बाद आएगा, क्योंकि एक महीना पहले डॉलर जो है थोड़ा सा कम हुआ है। अच्छा। इससे पहले तो डॉलर कम नहीं था, और हर शिपमेंट जो है वो तकरीबन मोर देन 90 डेज लेती है जब कोई नई जो भी आती है। और आपको पता है कोविड के बाद सबकी सप्लाई चेन भी बहुत खराब हो चुकी हुई थी। अब सारे असेंबलर्स ने कोशिश की है सप्लाई चेन को भी बेहतर करें, क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर ही जो है ना प्राइस को भी लेके चलना पड़ता है। तो वो हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक जो मोटरसाइकिलें आ रही हैं, जी हाँ बिल्कुल, अभी गवर्नमेंट ने जो है नई ईवी पॉलिसी दे दी है और बहुत जबरदस्त दी है गवर्नमेंट ने, और बड़ी कोशिश की है कि ये फ्रेंडली एनवायरनमेंट फ्री जो है वो हो। इसमें एक प्लान तैयार कर लिया गया है। जी उसमें प्लान तैयार हो गया है। 2 व्हीलर के लिए और 3 व्हीलर की पॉलिसी ईवी की गवर्नमेंट ने फ्लोट कर दी है। और लेकिन एक्चुअली इसमें थोड़ा सा इशू ये है कि ये पहले फेज के ऊपर तो ये फ्रेंडली फ्री तो सॉरी एनवायरनमेंट फ्री तो जरूर है ये ईवी, लेकिन एज आप इसको इकोनॉमी वाइज 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में नहीं देख सकते। यस, इसका इम्पैक्ट 4 व्हीलर में बहुत अच्छा आएगा। और जैसे अभी रिसेंटली उन्होंने इसको कैबिनेट ने जैसे इसको पास करेगी, तो मेरा ख्याल है हमारे जो है ना आगे आने दिनों में आपको 4 व्हीलर में ईवी बहुत ज्यादा पॉपुलर नजर आएगी। वो आजकल आपको पता है कि मर्दों के शाना बशाना औरतें भी चल रही हैं और स्कूटीज चला रही हैं वो भी, तो उनकी कीमतों में भी कोई इजाफा हुआ है? जी एक्चुअली जो वर्ल्ड वाइज जो जिसमें लेडीज चलाती हैं उनके लिए तो फेवरेट जो है वो हमेशा से स्कूटी होती है। और स्कूटी की चूंकि वर्ल्ड वाइज प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सेफ्टी मेजर्स इसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उस वजह से पाकिस्तान में उस हद तक पॉपुलर नहीं हुई। मेरा ख्याल में लास्ट कुछ सुनने में तो आता था कि गवर्नमेंट को सब्सिडी देने वाली है लेडीज़ के लिए, और कि ताकि वो भी इसमें चलाएं। तो हमने भी एज अपनी एसोसिएशन बड़ी अवेयरनेस जो है वो सेशन चलाए, हमने ट्राई राइड्स लोगों को कराए और कॉलेजेस मुख्तलिफ कॉलेजेस में इसमें। लेकिन अब ये वक्त के साथ साथ ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, अब तो आपको सड़कों में काफी नजर भी आती हैं, तो आने वाले दिन में इसका ट्रेंड का बहुत आपको बढ़ जाएगा। तो क्या लगता है आपको कि इसमें भी जो आप गवर्नमेंट ने पॉलिसी दी है हाइब्रिड मोटरसाइकिलों की, इस तरफ भी जाएंगे, स्कूटीज भी आएंगी हाइब्रिड? इसका सबसे ज्यादा फायदा अगर आप वर्ल्ड वाइज देख सकती हैं ईवी का, तो ये स्कूटी में ही होगा, क्योंकि ये वाला सिस्टम दुनिया में स्कूटी का सिस्टम है। ये सिर्फ पाकिस्तान में जरा एक ट्रेंड डिफरेंट है, डिफरेंट टाइप की बाइक्स की होती हैं, लेकिन दुनिया में जो ट्रेंड है वो स्कूटी का। तो क्या ये हमारे पाकिस्तान में बनेंगे? जी बिल्कुल, हमारे पास पूरी है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में मोटरसाइकिल में जो ये सेगमेंट है, अगर आप इसको डिफरेंट सेगमेंट में देखें, 70 सीसी सेगमेंट में, तो इसमें पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की है। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तकरीबन 95% डिलीशन प्रोग्राम के ऊपर अमल कर रहे हैं, यानी कि 95% चीज़ें हम पाकिस्तान में ही 70 सीसी मोटरसाइकिल्स की बना रहे हैं। इसी तरह जो अगर आप इसकी सीसीज को हायर करते जाएं 1 to 5 वगैरह, तो वो उसमें डिलीशन प्रोग्राम थोड़ा कम है, लेकिन आने वाले दिनों में वो भी ही डिलीशन प्रोग्राम को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, मोटरसाइकिलों की कीमतें जैसे बढ़ रही हैं, आगे बहुत सारे प्लान्स हैं आपने बताया जिस तरह, और मोटरसाइकिलों के साथ साथ स्पेयर पार्ट्स जो होते हैं उनकी भी कीमतें बढ़ी हैं, उनकी क्या वजूहात है? लेकिन इससे पहले मैंने आपको शुरू में ये बात एक्सप्लेन की थी कि बेसिकली वर्ल्ड वाइज जो इसका रॉ मटेरियल है ना, वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, क्योंकि रॉ मटेरियल हमारे पास जो स्टील पहले आता था वो आता था ऑस्ट्रेलिया से और साउथ अफ्रीका से। आपको पता है इन ममालिक में भी जो है वो इस वक्त कोविड बहुत शदीद वजह होने की वजह से उनकी भी प्रोडक्शंस बहुत कम हुई, जिसकी वजह से हमारा भी यहाँ पर कोविड की वजह से हमारी एग्जम्पशंस, हमारे जितने भी मेकर्स थे, पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स थे, वो थोड़ी सी पक्की नहीं थी, जिसकी वजह से जो है ना वो एक सप्लाई चेन का इशू आया है। अदरवाइज आने वाले दिनों में अब मार्च के बाद अब ये जरूर आप देखेंगे इंशाल्लाह ये प्राइसेस वापस रिड्यूस होंगी, क्योंकि सबकी सप्लाई चेन बहुत बेहतर मतलब आगे अगर हम जाएं देखें तो हम थोड़ा सा रिलीफ देख सकते हैं चीजों में, बिल्कुल। इनमें बाकी सब में पता नहीं होगा कि नहीं होगा। सर ने बता दिया है कि मार्च तक शायद इसकी कीमतें कम हो जाएं, और अगर जिसने बाइक खरीदनी है बता दिए सर ने, और हाइब्रिड गाड़ियां भी और मोटरसाइकिलें भी आने वाली हैं। तो बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया और बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपने हम तक पहुंचाई, बहुत से अगले आने वाले प्लान आपने हमें बताए। अब जो हमने बात करनी है वो बहुत ही अहम है, बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि हम जब बाहर निकलते हैं तो हम बागों के शहर को देखते हैं, लेकिन वो बाग नज़र नहीं आता, वो बाग, वो ग्रीनरी वो कहीं छुप गई है।
वो कूड़ा करकट में छुप गई है। बागों के शहर लाहौर को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है और जाहिर बात है कि दिल वाले मामलात बहुत हसास होते हैं, उनको ज्यादा केयर देखभाल की जरूरत भी होती है। लेकिन यहाँ मामला उलट है, बिल्कुल उलट है, क्योंकि जो हमारा दिल है, जो पाकिस्तान का दिल है, उसको बिल्कुल भी केयर के साथ नहीं रखा जा रहा, उसकी बिल्कुल देखभाल नहीं की जा रही और हर जगह हमें सफाई सुथराई और खूबसूरती के मामले में कुछ नजर नहीं आ रहा। सफाई सुथराई की बात की जाए तो आपको पता है, गली से बाहर निकले, घर से बाहर निकले और कूड़े करकट के ढेर लग गए हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां बन गई हैं और इंतजामिया समझ नहीं आ रही कहाँ है। गैर संजीदगी की इंतहा हो गई है। 1.25 करोड़ की आबादी वाले शहर की सफाई की जिम्मेदारी पहले सिटी डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी थी और उसके बाद गुज़श्ता हुकूमत ने इसका काम जो है वो एक इदारा LWMC पर डाल दी और LWMC बना और जो सफाई के इंतजामात थे वो तुर्क कंपनियां थी, ऑज़पाक और अलबेराग, जिसके सपोर्ट कर दी गई थी। लेकिन पिछले दिनों LWMC और जो दोनों कंपनियां थी उनमें कुछ तनाज़ात चले, उनमें बहस मुबाहिसा हुआ, उनमें मसले चले जिनमें उन्होंने काम करना छोड़ दिया। 31 दिसंबर को इनका मुआहिदा ख़त्म होना था। इन दोनों के दरमियान जो मुआहिदा हुआ था सफाई मुहिम का ख़त्म होना था, लेकिन उससे पहले ही उन कंपनियों ने काम करना छोड़ दिया था, जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ। हर जगह गंदगी के ढेर लग चुके थे और 1 जनवरी से लाहौर की सफाई के मामलात LWMC के हाथ में आ चुके थे। 4 दिन गुजर चुके हैं जनाब, लाहौर में सफाई की सूरत हाल अबतर हो चुकी है। कूड़े के ढेरों पर मजीद कूड़ा जमा हो चुका है, कम नहीं हुआ, मजीद हो गया है। गली मोहल्लों के छोटे कूड़ादान भी इतने भर गए हैं कि वो बाहर आ गए हैं और उससे गंदगी की जो ताफुन है, जो महक है, वो इतनी फैल रही है कि लोगों का सांस लेना मुहाल हो गया है, उसके पास से गुजरना मुहाल हो गया है। LWMC और तुर्क कंपनियों के तनाज़ात अभी तक हल नहीं हुए और इसी पे आज हमने बात करनी है। हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सलमान तारिक मौजूद हैं। सलमान, बहुत शुक्रिया। एक ये बहुत देर का इशू चल रहा है, हम देख रहे हैं कि हर जगह जो हमारा शहर था, बागों का शहर जिसे कहा जाता है, अब वो कूड़ा करकट बन गया है। कब निकलेंगे हम इस अजियत में से? बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे कि चंद दिनों से हम देख रहे हैं कि एक तो रोज हम ये खबर देखते हैं कि जी लाहौर जो शहर है वो धुंध की लपेट में है, जबकि मुस्तकिल 1 महीने से शहर हमारा जो है इस वक्त कूड़े की लपेट में भी है। जिस भी सड़क पर, मेन रोड पर चले जाएं, चाहे किसी मोहल्ले में चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, तो वहाँ पर कूड़ा करकट की ढेरियां, वो दिन ब दिन उनमें मजीद इजाफा ही होता चला जा रहा है। अब तनाज़ा ये है कि 2011 में इनके साथ मुआहिदा हुआ था, 2 कंपनियां LWMC की, 2010 में LWMC बनी, 2010-11 में इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ ऑज़पाक अलबेराग का, 7 साल के बाद खत्म हुआ। तो उसके बाद उनको टोटल 4 दफा एक्सटेंशन मिल चुकी हैं और ये अब इनके 9 साल हो जाते हैं तकरीबन काम करने के हवाले से। तो अब इसके हमने देखा कि पूरे इस टेन्योर के दौरान भी बीच में काफ़ी दफ़ा हर्डल्स आई, पेमेंट्स क्लियर ना होने पर मुलाजमीन जो हैं वो काम करना छोड़ देते थे, बार बार ये इश्यूज चलते आ रहे थे। तो अब ये पूरा 1 महीना गुजर चुका है। ये तनाज़ा ये खड़ा होता है कि जी LWMC ने ऐलान किया कि हम कॉन्ट्रैक्ट की एक्सटेंशन अब नहीं करेंगे और उसके बाद फिर 21 दिसंबर को जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, टर्किश कंपनीज हैं, उनके जो मशीनरीज वगैरह हैं वो अपने कब्जे में ले लेती है LWMC, जिस पर अब टर्किश कंपनीज हैं वो भी खासी गम गुस्से का इजहार भी कर रही हैं और वो ये धमकी भी दे रही हैं कि हम ये मामला जो है वो कोर्ट तक लेकर जाएंगे। कोर्ट सिर्फ नेशनल कोर्ट्स ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल कोर्ट्स तक की उन्होंने धमकी दी कि हम इस केस को वहां तक भी लेके जाएंगे। ये यानी कि ये जो कूड़े से शुरू हुआ मामला काफी गंभीर होता चला जा रहा है और लोगों को तो सिर्फ यही परेशानी है कि जी जो उनको परेशानी है वो खासी संगीन है, लेकिन ये एक नेशनल इशू भी बन चुका है। लोगों को लोकल सतह पर तो परेशानी है ही, जिस भी इलाके में जाएं, हम रोज़ ही वहाँ शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर जाते हैं, कवरेज करते हैं। किसी पोश इलाके में भी चले जाएं, चाहे किसी मुतवसत तबका जहाँ पे ज़्यादा रहता है वहाँ पर चले जाएं, हर जगह भी हमें एक तरह से ही नज़र आता है कि जी कूड़े ने किसी के साथ भी इम्तियाजी सलूक नहीं किया, हर जगह पर उतनी ही तादाद में पड़ा हुआ नजर आता है। मतलब कम नहीं हो रहा, बढ़ता ही चला जा रहा है। और हम गुज़िश्ता रोज ही गए थे, घोड़ेशाह रोड वाली साइड पर गए थे, तो वहाँ पर पूरी जो सड़कें थी ना वो कूड़े से कवर्ड हो चुकी हुई थी। वहाँ के जो इलाका मकीन थे उन्होंने वाकयात बताया कि इस कूड़े की वजह से हादसात कितने हुए हैं ट्रैफिक के। क्योंकि पूरी सड़क पर कूड़ा ही कूड़ा होता है और
सड़क तो गायब हो चुकी है, बिल्कुल। तो सड़कें भी गायब करना शुरू हो गया ये जो कूड़े का मसला ठीक है। है। तो अब इस पर जो है LWMC ने नीलामी जो है वो आगाज किया है और कल नीलामी की है 5 अरब 30 करोड़ के लगभग जो है वो पैसों पर कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं कंपनीज मतलब को। अब जो है वो पूरा चार्ज जो है वो LWMC के पास आ गया है। LWMC ने कॉन्ट्रैक्ट जो कि 31 दिसंबर को खत्म होना खत्म था, हो गया था। 21 दिसंबर को ही मशीनरी अपने काबू में कर ठीक है। ली। तनाज़ा 1 महीने से चल रहा था, काम बिल्कुल कहने ऐसे के कंपनीज की जानिब से 1 महीने से नहीं किया जा रहा था। अगर ऑफिशियली कहें तो 31 दिसंबर को कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, अनऑफिशियली 1 महीना पहले ही हो चुका हुआ था। अब नई कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट देना है, उसमें भी 2 से 3 हफ्ते का प्रोसेस है। उस 2 से 3 हफ्ते तक LWMC यही कह रहा है कि जी जैसे ही 25 दिसंबर की छुट्टी आई उससे पहले भी LWMC ने ऐलान किया कि हम टेक ओवर कर रहे हैं, हम सारा 25 दिसंबर तक जो शहर को कूड़े से साफ कर देंगे, लेकिन वो नहीं कर सके क्योंकि रिसोर्सेज की कमी थी, मुलाजमीन की कमी थी और मशीनरी जो इसकी खास जो वेस्ट उठाने वाली मशीनरी होती है उनकी इनके पास कमी थी, क्योंकि इन्होंने जो कब्जे में मशीनरी की थी ठीक है कोर्ट ने। सलमान, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सीनियर तजियाकार हैं सईद काजी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने के लिए। सर बागों का शहर कहा जाता है लाहौर को, पाकिस्तान का दिल कहा जाता है लाहौर को, और क्या हाल हो गया है लाहौर का? बाग कहीं नजर नहीं आ रहे, सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा नजर आ रहा है। देखें किस किस शहर का मातम करें हम, लाहौर के हो, कराची हो, बड़े शहर हो, जो खिलवाड़ इनके साथ हुआ है। और जिस तरह ये बागों का शहर आपने रिफर किया, जब मैं इस लाहौर में आया था 1976 में फर्स्ट टाइम, तो ये क्या शहर था और क्या मैंने इसकी खूबसूरतियां देखी। और आहिस्ता आहिस्ता ये इस तरीके से कब्जे ग्रुपों के हाथ में गया, इसकी हाउसिंग सोसाइटियों ने इसको बर्बाद किया, यहाँ के माशी निजाम ने इसको बर्बाद किया। और आज ये तो वक्ती आज एक बात है ना, आज हम कहेंगे हुकूमत शायद उठा ले या ना उठाए, कराची को देख रहे, बिल्कुल वो कूड़े से भरा हुआ एक शहर बन गया। ये खूबसूरत शहर थे, एक बड़े रोमांटिक शहर थे। यहाँ पे इस शहर पे लाहौर के शहर पे बहुत। तो सर क्या हम ये समझ लें कि लाहौर भी कराची बनने जा रहा है? आपका हर शहर कराची बनेगा इस निजाम में। अच्छा, जब तक आप कब्जा ग्रुपों और इनसे देखिए, शहर जो होते हैं या जो इमारतें होती हैं वो किसी कौम का लिबास होती है, उस लिबास से पता चलता है आपकी औकात क्या है। तो हमने अपने शहरों को उजाड़ दिया है, ये बस्तियां नहीं है। अब ये तो अब तो बाहर निकलते हुए डर लगता है। हम अपने काम कम कर लेते हैं कि बाहर ना निकलना पड़े। हम अगर जाएंगे तो गाड़ी, आपको मैं एक और खबर देता हूँ, यहाँ पे जो सबसे बड़ी बर्बादी हुई इस शहर की वो ये हुई कि इन्होंने रिश्वतें लेके पैसे पकड़ के तो अपने जो रूल्स उनमें तब्दीली क्या करनी थी कि हमें पता था, अभी तक यही होता रहा। ये पिछली गवर्नमेंट तो खैर माशाल्लाह इसमें बड़ी जद्दूला उसने हासिल किया कि पैसे पकड़ो और आप प्लाजा बनाओ और प्लाजे के नीचे पार्किंग ना बनाओ। मैं आपको क्या बताऊं कि यहाँ क्या क्या हुआ इस शहर के साथ खिलवाड़, कि यहाँ पे जो आपके LDA के रूल्स थे उनके लिए पैसे किसको, पिछली जो रूलिंग फैमिली है इसका एक फर्द है, ये पैसे पकड़ता था आपको इजाजत दिलवाने के लिए कि आप प्लाजा बना लें और नीचे आप पार्किंग ना बनाएं। अब देखें यहाँ पे हजारों स्कूल हैं जिनके आगे पार्किंग नहीं है, बैंक्स हैं उनकी अपनी पार्किंग नहीं है। मतलब इसी तरीके से ये कूड़े का तो चलो ये इन्होंने मिसमैनेजमेंट कर दी होगी। तो सर प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? मतलब हम अपना कूड़ा भी नहीं उठा सकते, मतलब बाहर से हमें कंपनियां मंगवानी पड़ रही हैं, बाहर से लोग मंगवाने पड़ रहे हैं कूड़ा उठाने के लिए। वारदात थी ना, वो जो वारदात थी वो ये थी कि जो आपका तुर्की का जो सदर है उर्दवान, उसके दामाद के पास ठेके हैं यहाँ पे। अच्छा, ये मिल के खा रहे थे आपस में, माल बना रहे थे कंपनियां, ये ठेके देना। देखो ना, आज मैं आपको और खबर देता हूँ आपको, हम 34 करोड़ की एक, हालांकि इसका आपके मौजूद से ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं आपको खबर देता हूँ कि 34 करोड़ की आप यहाँ पे फैक्ट्री लगा के अपनी खुद वैक्सीन बना सकते हैं कोरोना की, मगर दरामद कर रहे हैं। क्यों दरामद कर रहे हैं? क्योंकि आपने माल बनाना है, किसी को ठेका देना है। तो इस ठेकेदारी निजाम ने, इस ठेके के निजाम ने हमारे शहर बर्बाद कर दिया। इनको क्या खुद पे भरोसा नहीं है कि ये लोग कर सकते हैं? इन्हें भरोसा है, और एक बात का भरोसा है कि इन्होंने हमारी हर दुख और तकलीफ को छापे पे रख के बेच के माल बनाना है। जब तक ये निजाम ये सोच, ये तरीका, ये निजाम नहीं बदलता,
ये हमारी मिजरी से, हमारे दुखों का ये एक धंधा है। ये हमारे दुखों का, हमारी जिल्लत का धंधा करते हैं। बात समझे, धंधा करते हैं ये। और जब तक ये धंधा बंद नहीं होगा, शहर गंदा रहेगा। जी ठीक है, सीनियर तजियागार थे और हमें बता रहे थे कि ये कराची बनने जा रहा है, लाहौर। अल्लाह ना करे कि बन जाए। हमें उम्मीद यही है कि जल्दी जो बागों का शहर है वो बाग ही रहे, कूड़ादान ना बन जाए। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद हैं, साबिक मेयर हैं लाहौर के। उनसे बात कर लेते हैं। कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में भी यही थी ये चीज, या सिर्फ ये पीटीआई आई है तो ये बागों का जो शहर है ये कूड़ादान बन गया है? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे लाइन पर लिया है। आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि जब लोग 5 साल के बाद, 4 साल के बाद हमारे पाकिस्तानी भाई जो गैर मुल्कों में आबाद हैं, जब वो आते थे तो वो कहते थे ये लाहौर को क्या हो गया है, ये तो हमारे जो यूरोपियन शहर हैं उनसे ज्यादा खूबसूरत हो गया है। जो अपने आप को दुनिया के खूबसूरत शहर कहलवाते थे दुनिया में मुस्लिम ममालिक, वहां से लोग आकर पाकिस्तान के इस शहर की तारीफ किया करते थे। हर तरफ फूल, हरे भरे पत्ते और पानी की स्प्रिंकलिंग, सड़कों का धुलना, गन जीरो वेस्ट, स्ट्रीट लाइट जल रही हैं, सड़कों के ऊपर कहीं पॉट होल नहीं है। कहाँ गया वो मेरा शहर? लूट लिया इन्होंने, जालिमों ने, इन लुटेरों ने। ये हमें कहते हैं, इनकी अपनी शक्लें देखें, ये कर क्या रहे हैं। ये जो मुस्लिम टाउन, मुस्लिम पार्क के साथ नहर के ऊपर इतना खूबसूरत सिटिंग एरिया बना हुआ था, जिसके ऊपर इम्पोर्टेड छतरियां लगी हुई थी, नीचे बेंच थे, कीमती पौधे लगे हुए थे, वो सारे उखड़ गए। वो छतरी गायब हो गई, वो बेंच उठा लिए गए। क्यों? क्या इनके पास सरकारी मुलाजिम नहीं रहे? सारे मुलाजिम हैं, हर जगह देखें आप गलियों सर। लेकिन आप पर ये इल्जाम लगाया जाता है कि आपकी हुकूमत ने तुर्क कंपनियों को महंगे ठेके दिए, ये सही है कि नहीं? महंगी सीटें दी, सारी दुनिया के रेट आप कंपैरिजन करें, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट होते थे और उसी के मुताबिक काम हो रहा था। इनको स्वयं बहु करने के और इनको दुनिया जहान का कोई काम नहीं है। एक मिनिस्टर लेवल की जो एडवाइजर इन्होंने रखी हुई है, वो जाके उधर जुडो कराटे के तौर पर रेस्क्यू में हथौड़े मार के पत्थर तोड़ती है। वो काम जो उसके नहीं है, वो मोटरसाइकिलें चला कर लोगों को दिखाती है। द चीपेस्ट एटीट्यूड ऑफ द मिनिस्टर, ये इनका हाल है। इनको अकल है ना, सूझ है ना, बूझ है। मेरे शहर को इन्होंने इतना गंदा कर दिया, आप जिस तरफ मर्जी जाए। मैं अपर माल के इलाके में रहता हूँ, जहाँ कभी हमने वेस्ट देखा नहीं है। जब मैं स्वीपर से कहता हूँ कि भाई ये जगह जगह झाड़ियाँ क्यों है, ये गंद क्यों है, ये वेस्ट क्यों है, तो वो मुझे कहता है कि साहब गाड़ी नहीं आती है। आज ये उस वक्त ये रोते थे कि हमने महंगे ठेके किए। आज उसी तुर्की कंपनियों के साथ इन्होंने लड़ाई की है। इन्होंने हमारे नेशनल लेवल के ऊपर जो इंटरेस्ट है, पाकिस्तान और टर्की की दोस्ती, उस पे डेंट डाला है। ठीक है कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। सलमान, आपने गुफ्तगू सुनी है, दोनों की सुनी है। मसला क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? प्लान नहीं इनसे बन रहा कि किस तरह कूड़ा उठाना है, क्योंकि 4 दिन गुजर गए हैं, LWMC ने चार्ज संभाल लिया है। कहाँ मसला आ रहा है इनको? मसला वही है कि देर से प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन देर से। ठीक है, कोई भी मामला तय करना है, कोई किसी भी चीज़ के हवाले से प्लानिंग करनी है, तो वो कई हफ्ते पहले कह लें डिस्कशन के अमल से ही गुजरती रही। उस दौरान जो मसले दरपेश आते रहे, जो पैदा होते रहे, उनको टैकल टाइमली नहीं किया गया। यही वजह है कि 1 महीना गुजर चुका है। कूड़े का मामला जो है लाहौर शहर से जो उस तरीके से ठीक नहीं हुआ कि जी 1 महीने से जगह जगह पे कूड़ा ही भरता चला रहा है। और नया साल शुरू हो गया और नए साल में इस हुकूमत की जानिब से शहरियों को कह लें कि इस तरीके से नए साल की मुबारकबाद मिली है कि सड़कों पर उनको कूड़ा और इलाकों में खासी बदबू भी फैलती चली जा रही है। तो ये सूरत हाल है। और अब देखें ना, अब 1 महीने से ये मसला चला आ रहा है कि जी कूड़े का मसला हल नहीं हो रहा। अब कल नीलामी हुई है और नीलामी के बाद अगले 2 से 3 हफ्ते मजीद प्रोसेस में लग जाने, उसके बाद जाके जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होगा, जिसको भी फाइनल किया गया है, वो काम करना शुरू करेगा। और इस दौरान इनको जो किल्लत है, काम और टाइम लग जाएगा। अभी टाइम फ्रेम नहीं बताया गया है, टाइम फ्रेम बिल्कुल ऐसे ही है। और सलमान तारिक, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें बताया कि किस तरह कूड़े का हाल है। सूरत हाल बहुत ही अबतर हो चुकी है। पहले करप्शन का कूड़ा था और अब बागों के शहर का कूड़ा है, और हमें नहीं पता कब ये उठाया जाएगा। उम्मीद कर सकते हैं कि ये लोग पटरी पर आ जाएं और लोगों की मजबूरी को समझें।
तो ये आज का डिस्कशन था। सलमान तारिक, आपका बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि बहुत ही मजे के गेस्ट हैं मेरे पास, और मियाँ बीवी हैं, जिंदगी के दो पहिए हैं जो मिलकर जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। और अगर दोनों ही पढ़े लिखे हों, अच्छा गाते भी हों और साथ में काम भी करते हों, तो जनाब क्या ही बात है। आज हम आपकी मुलाकात ऐसे ही एक कपल से करवा रहे हैं जो अच्छे सिंगर्स भी हैं। मियाँ जो हैं वो ऑफिसर हैं, पायलट हैं, और बीवी इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर है। लेकिन उनकी खास बात यह है कि दोनों इकट्ठा गाते हैं, मतलब गाना भी इकट्ठा गाना है, रहना भी इकट्ठा है। उन्होंने मिलकर एक बैंड भी बना रखा है और काम भी एक साथ करते हैं। ये सब कैसे मुमकिन हुआ, ये उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। तो जनाब हमारे साथ मौजूद हैं शम्स और मरियम। शम्स, थैंक यू सो मच और मेरे शो पर आने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग अस। हम लोग बिल्कुल खैरियत से हैं। और ये मोहम्मद हैं, मोहम्मद बिन शम्स। अच्छा, इनके बालों से अच्छा, ये लड़का है जी, ये बॉय हैं। और अब ये क्योंकि हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, तो हम ये कहना चाहेंगे कि जब किसी लड़की के छोटे बाल होते तो हम उसको तो नहीं जाके पूछते कि भाई तो नहीं, मोहम्मद के हमने थोड़े बाल लंबे रखे, फिर अब ये खुद नहीं कटवा रहे। अच्छा, मतलब इसका शौक है था या आपका शौक? शुरू में मेरा शौक था। अच्छा, अब इनका बन गया। और इनके नाना नानी काफी रोज इंसिस्ट करते हैं कि ट्रिम कर दें। नानी को तो वैसे ही शौक है, आपको पता है, बाल बनाने का। हाँ। तो उनका तो शौक हमें पता चल गया। आपका शौक था ये इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर हैं आप पायलट थे, ठीक है। तो ये शौक किसका था, कहाँ से आया ये शौक? बैंड का? हाँ, बैंड का, सिंगिंग का। अच्छा, हमारा दोनों का ताल्लुक फौजी फैमिली से है। अच्छा। और तुम जानती होगी कि व्हेन यू आर फ्रॉम दैट कम्युनिटी, देन आपका ज्यादा टाइम छावनियों में गुजरता है, कैंट्स में गुजरता है, तो एंटरटेनमेंट भी हमारी आपस में ही रह जाती है एक फैमिलीज की। तो एवरी टाइम दे वुड बी सम इवेंट। शम्स को भी इनके पेरेंट्स और मुझे भी मेरे पेरेंट्स, ऑलमोस्ट शुरू में तो जरा जबरदस्ती से ही नहीं होता था कि खड़े होके भाई नाच सुना दो एंड गाना सुना दो एंड मोहम्मद calm down please. So I think all mothers can resonate with what's just happening right now. तो बस उससे स्टार्ट हुआ। फिर शम्स एयरफोर्स में हमेशा गाते थे एंड कवर्स ज्यादा बजाते थे। कुछ हमारे कुछ गाने थे जो कि हमने शम्स, आप हमें क्या सुनाएंगे? आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि मतलब आइडिया आपका था, इनका था? उन्होंने कहा कि आप वहाँ पर गाते दोनों का आइडिया दोनों का था। और फिर बीच में जब मैं एयरफोर्स छोड़ने लगा था, जब रिटायर होने लगा था एयरफोर्स से, तो उस वक्त आइडिया मरियम ने बल्कि फ्लोट किया कि व्हाई नॉट ट्राई एन ओरिजिनल प्रोडक्शन, होती किस तरह, एक्सपेरिमेंट करते। तो फिर हम गए और दैट वाज द स्टार्ट बैक इन 2015 आई गेस। और वो 2015 से हम 2016 से बिल्कुल। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई अबाउट 5 सॉन्ग्स। इनफैक्ट उस वक्त शम्स वाज सर्विंग, सो आई वी जस्ट रिलीज्ड द सॉन्ग ऑन YouTube एंड आवर फैमिलीज लव्ड इट, फ्रेंड्स रियली लाइक्ड इट। तो बस फिर उसके बाद आपकी शादी हुई थी? आई होप सो। हमारे माशाल्लाह 6 बच्चे हैं। हमारा जो मोहम्मद का सबसे बड़ा भाई है, ही इज 18 इयर्स माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड मोहम्मद से एक छोटे भी हैं जिनको नाना नानी इस वक्त देख रहे हैं। नाना नानी, थैंक यू नाना नानी। आप दोनों का जो जॉनरा है वो एक ही है या आपको कुछ और पसंद है? जॉनरा कुछ और पसंद है? मरियम और मुझ में 1 साल का फर्क है असल में उम्र का। तो अभी बोथ कम फ्रॉम द सेम जनरेशन। और हाँ, हमारी वही 80s लेट 70s की इंस्पिरेशन है, जिसमें 90s ज्यादा आता है क्योंकि 90s में हम दोनों जवान थे सपोजिटली। और no, speak for yourself. I think I'm priming now. नहीं, I think जो जॉनरा की बात है, I think we've been very fortunate क्योंकि हमारे पेरेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग म्यूजिक सुनते थे। फिर उसके बाद हमारे, बिकॉज मैं वही बात करूंगी, हमने पाकिस्तान के ऐसे ऐसे स्टेशंस पे हमारी टाइम गुजारा हुआ है जहाँ पे स्कूलों में बहुत ही इंटरेस्टिंग टीचर्स हमें मिले और हमने वो उस टाइम को इतना यूटिलाइज किया है। तो उससे हमारा जो एक इन्फ्लुएंस जो होता है ना म्यूजिक का, वो बहुत वेरिड रहा है। जहाँ पे पठाने खान भी है, वहाँ जिम मॉरिसन भी था एंड तो वो सारा कुछ करते हुए हमारा प्रोसेस बड़ा सिंपल है। शम्स धुन बनाता है, अच्छा, घर में ही स्ट्रम करें जैसे यू नो। अभी क्या सुना रहे हैं अब आप? सबसे पहले हम आपको मुजफ्फर वारसी साहब का कलाम सुनाएंगे, जो कि नुसरत फतेह अली साहब ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं, मगर हम उसको मुजफ्फर वारसी साहब की ही मेलोडी में
कॉर्ड्स के साथ आपको जरूर जरूर। एंड I'd like to say it at this point that इंशाल्लाह as soon as हमारे पास थोड़े से फंड्स अवेलेबल हो जाए इंशाल्लाह we'll be जरूर, releasing this इंशाल्लाह। version। हमने इजाजत ले ली उनके बेटे से, अच्छा। तो उन्होंने कहा बस तलफ्फुज का ख्याल रखना है, बाकी चले सुनते हैं। वो ही खुदा है, वो ही खुदा, वो ही खुदा है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। वो ही खुदा है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा बेशक वही खुदा है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत मजा आया। तुम जानती हो ना कि कवर्स में थोड़ी सी लिबर्टी होती exactly, है, बिल्कुल ऐसी है, पता चल रहा था। इसको हमने कोशिश की है कि समथिंग दैट वी, बहुत खूबसूरत। एंड जब भी हमने ये बड़ों के सामने पढ़ी है हम, तो हमें जो रिएक्शन मिला, क्योंकि आई डोंट नो इफ यू एक्चुअली हर्ड आवर म्यूजिक, बट फॉर पीपल आउट देयर ऑल्सो, हम लोग कुछ सोशल टॉपिक्स पे लिखते हैं। एंड टू गो बैक टू दैट टॉपिक अबाउट जॉनरास, एक जो हमारा जॉनरा है जिसकी तरफ हम हमेशा मुड़ के जाते हैं, वो है रॉक, 70s का रॉक जॉनरा। तो कुछ गाने ऐसे जो कि हम मेरे ख्याल से टीवी पे नहीं गा सकते, लेकिन कुछ सोशल टॉपिक्स। म्यूजिक की तरफ कैसे आए? क्या बहुत ज्यादा सुनते थे बचपन में? म्यूजिक एक तरह से मेरे ख्याल में जैसे हर एक सादा पाकिस्तानी फैमिली घर में होता है, म्यूजिक, मिली नगमे, फंक्शन, ऐसे ही है। तो उसी तरह एक म्यूजिक का लगाव था। और वो आपको पता है कि हालात, वाकयात जो हैं वो मैटर करते हैं कि आप किसी इंस्ट्रूमेंट की तरफ कैसे राग़िब हो जाएं और आपको कितना इंटरेस्ट आना शुरू हो जाए। तो इसी तरह हमें भी नाज़िया हसन, सुहेब हसन, आलमगीर बहुत इंस्पायर करते थे हमें। का सुना दें फिर कोई। हाय छोटा सा थोड़ा सा करते। ये तो तुमने रिक्वेस्ट शो शुरू कर दिया, इसके पैसे एक्स्ट्रा होंगे। कोई नहीं। मीठी मीठी लोअर मस्ती है हलचल, हलचल देखूं तुझको जो ही हो जाऊं पागल, पागल। तू मिला मिला सहारा, बिन तेरे नहीं गुजारा, रोज नए सपने दिखाने वाले। बूम बूम जब भी मिलते हैं हम और तुम, आंखों आंखों में होते हैं गुम, दिल बोले बूम बूम। You gotta feel it. Okay. जनाब बहुत मजा आया है, बहुत मजा आया। ये मुझे by तो the सुन way के ये बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। मेरे ख्याल से आप लोग भी घर में बैठ के सुन रहे होंगे और बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। मैं तो लाइव बहुत ज्यादा इंजॉय कर रही हूँ। तो मरियम, आपकी फैमिली, आपने बताया कि 6 बच्चे आपके जी, और माशाल्लाह माशाल्लाह, तो फैमिली के साथ सब कैसे मैनेज कर लेती हैं आप? यार हमारा ना एक कहने को है, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। आई वंडर उसकी उर्दू क्या है?
पूरा एक आई थिंक पूरा एक गाँव, कस्बा, एक गांव आपकी जो है बच्चे को तो हमारे बड़ा करने के हमारे लिए यहाँ भी इस्तेमाल एग्जैक्टली यही है। शम्स के पेरेंट्स जब तक हयात थे, अल्लाह उन दोनों को जन्नत बख्शे, they couldn't live without each other, so basically one passed away and then the other followed him after 3 months. तो उसके बाद से बस शम्स हैज डिसाइडेड वेरी अनकन्वेंशनली, दिस इज फॉर ऑल द मेन आउट देयर, जो हमारे यहाँ हमने एक सोशल बनाया हुआ है ना, कुछ चीजें जिसमें हम फंसे हुए हैं। तो ये मुझे कहता है, बल्कि मेरी माँ को जाके कहता है कि मरियम मुझे छोड़ दे, मरियम मर जाए, मरियम चली जाए, पता नहीं मरियम क्यों जा रही है कहीं पे, नहीं मोहम्मद वी डोंट टच दैट, तो मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगा। तो हम मेरे पेरेंट्स के साथ रहते हैं, हमारे बस वो एज आई टोल्ड यू छोटा वाला उनके पास है, सपोर्ट नेटवर्क है, प्रॉपर फैमिली है जिसके अंदर आप सोचें कि ना सिर्फ मेरी 21 साल की एयरफोर्स ट्रेनिंग, बल्कि मरियम की कोई 20+ साल की टीचिंग हैबिट्स और उसके साथ मैनेजमेंट, डिसिप्लिन एंड क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट, एक जो है ना फौज के अंदर बड़ा होता है कि कॉकपिट में। एक पीछे से रिक्वेस्ट आ गई नादिया हसन का एक और भाई, मतलब सब एंजॉय बहुत ज्यादा कर रहे हैं ना मॉर्निंग। अगर हम नादिया हसन के बजाय एक और अपनी तरफ से, कि हमारा अगेन एक कवर वर्जन है, तू सदा रहे सलामत, दिस इज फॉर आवर कंट्री, बी नथिंग विदाउट इट, तू सदा रहे सलामत, तू सदा रहे खुशहाल, तू पुरखों की अमानत और मैं हूँ तेरी ढाल, तू पुरखों की अमानत और मैं हूँ तेरी ढाल, मैं जहाँ जहाँ भी जाऊँ तुझसे पहचाना जाऊं, मैं जहाँ जहाँ भी जाऊं तुझसे पहचाना जाऊं, है अल्लाह का एहसान तू मेरा दिलबर जान, है अल्लाह का एहसान तू मेरा दिलबर जान, तेरी वादी वादी घूमूं, तेरा कोना कोना चूमूं, तेरी वादी वादी घूमूं, तेरा कोना कोना चूमूं, तू मेरा दिलबर जान, तू मेरा दिलबर जान, तू मेरा पाकिस्तान, तू मेरा दिलबर जान, तू मेरा पाकिस्तान, तू मेरा दिलबर जान। जनाब क्या ही बात है, पीछे क्या से ही बात है, आगे। क्या ही बात है, मतलब कि इस तरह के मियाँ भी होनी चाहिए। अच्छा ऐसे ना करो, अच्छा हम लोग लड़ते भी बहुत, हम माशाल्लाह माशाल्लाह बोलो, हम लोग लड़ते, शम्स ने बड़ा अच्छा कैटेगराइज किया, हम बहन भाइयों की तरह लड़ते हैं। अच्छा पुराना इतना जानते हैं ना। तो अच्छा नहीं, मैं एक छोटी सी बात यहाँ करना चाहूँगी। आई थिंक हमारा जो अपना म्यूजिक है, हम लोग सोशल टॉपिक्स पे लिखते हैं, क्योंकि हम लोग अगेन प्लीज टू द पीपल हु लिसनिंग आउट देयर, हम लोग बिल्कुल रियाज शाज, हम लोग उस तरह के सिंगर्स नहीं, हम लोग अपने आप को सिंगिंग पोएट्स कहते हैं। ठीक है। तो छोटी मोटी जो हम शायरी कर लेते हैं, छोटी मोटी अगेन, उसको हम खुद वी लाइक टू काइंड ऑफ, बल्कि 1-2 दफा हमें ऑफर आई कि ये हमें गाना बेच दिया जाए, तो उस वक्त हमें रियलाइज हुआ कि आपकी औलाद के ऊपर अगर कोई प्राइस टैग लगाना चाहता है तो वी वर नॉट विलिंग टू सेल दोज सॉन्ग्स। तो जहाँ हम लोग सोशल टॉपिक्स पे लिखते हैं, वहाँ हमने अभी रिसेंटली एक लव सॉन्ग रिलीज किया एंड वीड लाइक टू प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू, छोटा सा उसका स्निपेट। तो whenever you say, whenever you want, that's हमने प्लान किया हुआ था ये आज। अच्छा आज आपने करना है वो? हाँ अभी अगर आप तो चाहते नहीं, रिलीज हुआ हुआ है, यूट्यूब पे है। अगेन जरूर हम करें, अच्छा आपको बुलाया ही इसलिए हमने, आप अपने लेकिन हम पूरा गाना नहीं सुनाएंगे, हाँ, ताकि थोड़ा you सा go चंक। and you like and पूरा subscribe and जरूर। share and all of that। जरूर। सजना वे मेरे अज छड़ना वा तेरे आते कसमा क्यों उमरा दिखा लिया, जदों साडे नेड़े आके कले असी रेड़ना ते रस्मा क्यों उमरा दिला लिया, सजना वे मेरे अज छड़ना वा तेरे आते कसमा क्यों उमरा दिखा लिया, जदों साडे नेड़े आके कले असी रेड़ना ते रस्मा क्यों उमरा दिला लिया,
साया तेरे पीछे ते मैं गड़ गई सारे शिकवे गिले दिल अड़ गई तेरी हराहट में लाया ने साया वे 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 सजना वे मेरे अज छड़ना वे तेरे हत्थे आनिया धीरे धीरे गुट गुट कर माती हर झूठी गल न भुलानिया धीरे धीरे सजना वे मेरे अज छड़ साया वे धीरे धीरे गुट गुट कर माती हर झूठी गल न भुलानिया धीरे धीरे सजना वे मेरे अज छड़ साया वे धीरे साया वे साया बहुत शुक्रिया शाम्स एंड मरियम, मुझे Thank you बहुत so अच्छा much. लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजे का लगा। मेरे ख्याल से जो हमें देख रहे हैं वो भी बहुत इंजॉय कर रहे होंगे I और hope इस तरह का कपल लाइवली, एनर्जेटिक और मतलब एक माशाल्लाह एक आइडियल कपल है जो मिलकर काम भी करते हैं। जरूरी नहीं है कि मियाँ बीवी सिर्फ घर चलाएं, दो पहिए होते हैं, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो आप लोग भी इनसे कुछ सीखिएगा, वो भी सीखिएगा, गिटार बजाना भी सीखिएगा और गाना गाना भी Flying सीखिएगा। करना भी सीखिएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ पर आने का। जनाब, लाहौर एक तारीखी शहर है और इसमें सैकड़ों तारीखी मकामात मौजूद हैं और हम आपको अपने इस शो में तारीखी मकामात की सैर घर बैठे करवाएंगे और इनकी तारीख भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि वो क्यों अहम है और अब किस हालत में मौजूद है। तो चलिए आज आपको लाहौर की बिल्कुल सेंटर में मौजूद चुबुर्जी की सैर करवाते हैं। तो आप और मैं, हमें पता चलेगा कि चुबुर्जी को चुबुर्जी क्यों कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारी नुमाइंदा जुनैरा इलियास। जुनैरा, बताइएगा, लाहौर की अहम तरीन तारीखी इमारत है ये, क्यों कहा जाता है चुबुर्जी को चुबुर्जी और इसकी हालत जार अब कैसी है? जी बिल्कुल, इसे मैं चुबुर्जी चौक और चुबुर्जी पार्क में भी कहा जा सकता है अब मौजूद हूँ, जो कि 1646 में बनाया गया था। सिर्फ ये इमारत और इसके आगे एक बाग, लेकिन अब जो है PHA और आर्कियोलॉजी के इश्तराक से इसको फिर से उसी तरह बगीचा बनाया गया और बीचों बीच इसकी इमारत खड़ी की हुई है और कहा जा सकता है कि हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है जो कि यहाँ पर मौजूद है। और जब ऑरेंज लाइन ट्रेन भी बनाई तो बहुत ज़्यादा इसका इशू बना कि इस मॉन्यूमेंट को ख़त्म कर दिया जाए और एक तवील बहस के बाद ये फैसला किया गया कि इस इमारत को भी बहाल रखा जाएगा, जबकि अब इसके बाग को भी प्रॉपरली बहाल किया गया। 2016 का ये प्रोजेक्ट था, ताहाल मुकम्मल तो ना हो सका, लेकिन आज के साल में मौजूद है और इस पे कब कब क्या क्या काम हुए और क्या क्या जवाल इसने देखे, ये आज हम आपको एक छोटे से क्लिप में दिखाएंगे। यकीनन सर्दियां हैं, लोगों का इंटरेस्ट भी होता है कि जी मौसम अच्छा होगा तो उसके बाद हम आउटिंग के लिए जाएंगे। तो जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं लाहौर में, और लाहौरियों को तो यकीनन काफ़ी शौक होता है घूमने का, तो वो इस तरह की जगहों पे घूमने आते हैं। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि चुबुर्जी आज के साल में है, इसकी थोड़ी सी बैकड्रॉप भी दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ लेक किया, लेकिन उसके बाद 2016 से जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है वो कहाँ तक पहुँचा, आइए हमारे साथ।
बिल्कुल चुबुर्जी के बीचों बीच हम पहुंच चुके हैं, जो इमारत को बहाल करवाया गया था। और कहा जा सकता है कि ये जो खूबसूरत और वसी बाग था चुबुर्जी, उसका एक दरवाज़ा था। और इसको चुबुर्जी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके 4 मीनार है और बुर्जी दरवाजे को कहा जाता था। तो इसलिए चुबुर्जी जो है जो खूबसूरत तरीन और वसी तरीन बाग था, जो कि ज़ेबुन्निसा बेगम जो थी उनसे मंसूब किया गया था। और यहाँ पर वो अक्सर टहलने के लिए आती थी। लेकिन किस कदर ये खूबसूरत है कि इसके जो 4 जो बुर्ज हैं वो आज भी उसी तरह से अपने कायम व दायम हालत में मौजूद है। और यहाँ पर अगर मेरे पीछे आप देख सकें तो ये दरवाज़ा है और यहाँ से लोग जो है दाखिल होते थे बाग में दाखिल होने के लिए। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गया, बाग जो है कंप्रेस होता हुआ इतना सा रह गया कि अब सिर्फ इसको प्रिजर्व करने के लिए और इसकी हिफाजत करने के लिए आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसका जो गिर्द एरिया है उसको 4 दीवारी कर दिया है। जनाब चुबुर्जी का हाल तो हमने जान लिया। जुनैरा इलियास ने हमें बताया कि क्यों कहा जाता है और उसकी अब हालत कैसी है। जुनैरा बहुत शुक्रिया। हमने देखा कि बहुत ज़्यादा सर्दी थी वहाँ पर, आपने हमें वहाँ पर जाकर उस तारीखी मकाम का हवाले से बताया। आज हमने बहुत कुछ सीखा अपने शो में, हमारे गेस्ट ने हमें बहुत कुछ बताया कि किस तरह हम लोग अपनी जो मसले हैं, जो मसाइल हैं, उनको किस तरह ओवरकम कर सकते हैं और उनके सोल्यूशन किस तरह निकल सकते हैं। तो मैंने इस शो से बहुत कुछ सीखा, अपने मेहमानों से बहुत कुछ सीखा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। आज के शो के लिए बस इतना ही है। कल भी इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।